फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत, जो कि आपका 7वां पेपर होता है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर का पैटर्न रहता है, सेम वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता चलेगा कि आपका जो संस्कृत का पेपर होता है वो किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपको टाइमिंग मिलती है वो 1 घंटे की मिलती है, और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है उसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है, मतलब 25 नंबर का होता है, और उसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न। जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न प्लस अति लघु होता है वो 1-1 नंबर का होता है, और जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि पद्यों में विभक्ति और वचन है। डीएलएड 2019 का पूछा, डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और है द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो आपको याद होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। इसका जो आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। ये पति का है रूप। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हमारे देश में देव भाषा कही जाती है। तो ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है और तथा व दोनों, ऑप्शन डी है प्राकृत। तो हमारे देश में देव भाषा कही जाती है, वो कही जाती है संस्कृत को। अगला आपका प्रश्न है कि पिका को हिंदी में क्या कहते हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। पिका को हिंदी में क्या कहते हैं। कबूतर, कौवा, कोयल, चील। तो पिका को हिंदी में कहते हैं कोयल, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स है यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि यवा किस अनाज का नाम है। जो आपका यवा है वो किस अनाज का नाम है। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जौ, ठीक है। स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि दरदुर को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी भौरा, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी मकड़ी। तो दरदुर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दरदुर को मेढक कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मतलब 100। अब यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय स्टार्ट हो गया है। अगला आपका जो प्रश्न है कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। और जो आपका राजन सीरीज है उसमें ये गलत दिया है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें था कि अड़ प्रत्याहार में जो अंतर्गत वर्ड आते हैं वो है म, लेकिन अड़ प्रत्याहार में म नहीं आता है, ठीक है। अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो प्रत्याहार आते हैं अ, ई, उ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अ, ई, उ, ये अड़ प्रत्याहार में आते हैं। इसके लिए आपको जो सूत्र होता है माहेश्वर सूत्र, वो अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से प्रत्याहार को बता सकते हो, ठीक है, कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो नर एवं न मादा का बोध कराते हैं उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। मतलब जिसमें ना स्त्रीलिंग का पता चलता है ना पुरुष का, तो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भोजन संबंधी वस्तुएं जैसे कि चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में क्या कहते हैं। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इन भोजन संबंधी वस्तुओं का संस्कृत नाम क्रमशः है चड़का, नवनीत, लवण, करकटिका। अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। जो आपका चना का संस्कृत हो जाता है चड़का, मक्खन का संस्कृत हो जाता है नवनीतम, नमक का हो जाता है लवण एवं रोटी का हो जाता है करकटिका। तो चना का चड़क, मक्खन का नवनीतम, नमक का लवण और रोटी का करकटिका, ठीक है। तो आप रोटी को आज से करकटिका कह सकते हैं, जिससे आपको याद हो सकता है। नेक्स्ट आपका तो जैसे कि अगला आपका प्रश्न है कि पशु पक्षी, ठीक है। जैसे पशु पक्षी में आपका पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया,
के नाम संस्कृत में बताना है। मतलब कि पपीहा को संस्कृत में क्या कहते हैं, भेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, बगुला को संस्कृत में क्या कहते हैं, भेड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि पपीहा को संस्कृत में बोलते हैं चातकः। ठीक, भेड़ को संस्कृत में बोलते हैं मेषः, बगुला को संस्कृत में बोलते हैं बलाकः और भेड़िया को संस्कृत में बोलते हैं वृकः। तो बहुत ही आईएमपी ये है कि पपीहा को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो चातकः, भेड़ को मेषः, बगुला को बलाकः और भेड़िया को वृकः बोला जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए, मतलब सब्जियों के नाम। ठीक, तो इधर संस्कृत का नाम है और इधर हिंदी का नाम है। तो अलाऊ किसका संस्कृत है, तो जो लौकी है, लौकी को संस्कृत में बोलते हैं अलाऊ, कटहल को संस्कृत में बोलते हैं पनशः। ठीक, करेला को बोलते हैं संस्कृत में कारवेलम। तो जो आपका कटहल है ये मतलब बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। लौकी को अलाऊ बोलते हैं, कटहल को पनसा बोलते हैं और करेला को यहाँ विसर्ग रहेगा और करेला को कारवेलम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि शरीर के विशिष्ट 5 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो शरीर के विशिष्ट 5 अंगों के नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे हिंदी में मान लीजिए नाखून, दांत, आँख, सिर। ठीक, ये आपके 5 नाम हो गए। क्या क्या है, नाखून, दांत, आँख, सिर, गर्दन। अब जान लेते हैं नाखून को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो नाखून को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नखः। उसके बाद दांत को दशनम, लोचनम मतलब आँख को लोचनम बोलते हैं, सिर को मुंडम और गर्दन को ग्रीवा। तो ये हो जाते हैं 5 शरीर के नाम और हमने संस्कृत में भी डिस्कस कर लिया। नाखून को नख, दांत को दशनम, आँख को लोचनम, सिर को मुंडम और गर्दन को ग्रीवा। अब देखिए यहाँ से आपका जो है, अब यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट आपका प्रश्न है कि लिंग की परिभाषा दीजिए, जो 2 नंबर का होता है। ठीक, तो लिंग की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। ये बहुत ही आईएमपी है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के किसी स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह, अतः लिंग उस चिन्ह को कहा जाता है। तो सिंपल, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो मित्र, राम, रामा, राधा। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के किसी स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह, अतः लिंग उस चिन्ह को कहा जाता है। ठीक है, जैसे मित्र, रमा, राम, राधा। प्रश्न नंबर 2 है कि कुछ रोगों जैसे कि बीमारी के नाम संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो जैसे कि खांसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, पीलिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, दस्त को क्या कहते हैं, हैजा को क्या कहते हैं, कब्ज को क्या कहते हैं, फोड़ा को क्या कहते हैं। बहुत ही आईएमपी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो सबसे पहले खांसी को संस्कृत में बोला जाता है कासः। ठीक, कासः बोला जाता है। उसके बाद पीलिया को बोला जाता है पांडु। उसके बाद दस्त को बोला जाता है अतिसार, हैजा को बोला जाता है विसिचिका, कब्ज को बोला जाता है अजरडम एंड फोड़ा को बोला जाता है पिटकः। तो ये कुछ रोगों के नाम संस्कृत में है। अगला आपका प्रश्न है कि शरीर के अंगों को संस्कृत में लिखिए। तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो जैसे कि शरीर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, गात्रम, सिर को सिरः, गर्दन को ग्रीवा। और भी है, जैसे स्कंद को कंधा, चोटी का शिखा हो जाता है और छाती का वक्ष। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कुछ वस्त्रों एवं सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो दुपट्टा को क्या बोलते हैं, उत्तरीयम, पैंट को बोलते हैं आप्तपदीनम, कुर्ता को बोलते हैं कंचुका, रजाई को बोलते हैं निसारा, ब्लाउज को बोलते हैं कंचुलिका एंड तकिया को बोलते हैं उपधानम। नेक्स्ट आपका है कि सब्जियों के नाम, क्योंकि सब्जियों के नाम भी पूछा है। तो सब्जियों के नाम में गोभी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्रविका। तो
याद करने का सिंपल है कि आप अपने दैनिक जीवन में इस शब्द को संस्कृत में अगर बोलते हैं तो याद हो जाएगा। अब गोभी की जगह अगर आप द्रविका याद करेंगे या बोलेंगे तो आसानी के साथ याद हो जाएगा। कटहल को पनसा बोला जाता है, प्याज को लतारका, आंवला को तिस्य फला, करेला को कठिलका और लहसुन को अरिष्टम। तो ये हो जाता है कि गोभी को द्रविका बोला जाता है, कटहल को पनसा बोला जाता है, प्याज को लतारका, आंवला को तिस्य फला, करेला को कठिलका और लहसुन को अरिष्टम। पांचवा आपका प्रश्न है कि अश्मद, ठीक है, अश्मद शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अश्मद का क्या पूछ रहे हैं? तृतीय विभक्ति के तीनों वचन, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको पता है कि तीनों वचन और तृतीय विभक्ति पूछा है, तो मया आवाभ्याम अस्माभि, ठीक है। बाद आपका मह्यम आता है, ठीक। तो यहाँ ये केवल तृतीया पूछा है, तो आपका हो जाएगा मया आवाभ्याम अस्माभि। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि धातु किसे कहते हैं? तो कुछ प्रमुख धातु रूपों के लट लकार एवं लोट लकार एवं लंग लकार के उदाहरण प्रस्तुत करें। तो धातु क्रियावाचक जैसे कि भौ, पठ आदि को धातु कहा जाता है। जैसे समस्त धातुएं भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, श्वादि, तुदादि, रुतादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि 10 गुणों में विभक्त है। इनमें रूप की दृष्टि से कुछ प्रश्नयी पदी, कुछ आत्मनेपदी एवं उभयपदी है। काल एवं अवस्था के अनुसार इनका 10 लकारों में होता है, लेकिन जो आपका पाठ्यक्रम होता है केवल 5 लकार है। जैसे कि लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान। ये भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लट लकार को किस काल का है, ठीक। तो लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार को भविष्य कहते हैं, ठीक है, भविष्य काल। लोट लकार को अज्ञा और लंग लकार को भूत एंड आपका है लिंग, ठीक है, जिसे विदलिंग कहते हैं। तो ये आपका हो गया। और इनका रूप तीनों पुरुषों जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम के तीनों वचनों में चलता है। लास्ट आपका प्रश्न है कि वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप में एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। तो ये आपका संस्कृत का 2020 का मॉडल पेपर है और ऐसे ही सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और ये जो यहाँ 8 लिखा है ये 7 होता है आपका, ठीक है, 7वां पेपर होता है। तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।